हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे ओजोन डिप्लेशन के बारे में। ओजोन डिप्लेशन के बारे में ओजोन क्या है? अगर सिर्फ पहले ये जानना चाहेंगे कि ओजोन है क्या, तो ओजोन क्या होती है? ओजोन गैस होती है, ठीक है। और ये बनती कैसे है? वैसे तो अगर देखिए तो ये तीन जो एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तीन एटम मिलके O3 बनते हैं, पर ऐसे नहीं बनेंगे जैसे कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्लस एक अगर एटम एटमॉस्फेयर में है तो सॉरी ये O3 बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से ओजोन O3 हम लोग लिखते हैं और ये गैस होती है। और ये हम लोग कहाँ से हटने की बात कर रहे हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर और फिर होती है एक्सोस्फेयर, ऐसे करके होती है ना। तो हम लोग सिर्फ आज दो लेयर के बारे में जानना चाहेंगे। एक जो होगी वो कौन सी होगी? ये मान लीजिए अर्थ का क्या है? सरफेस है, और यहाँ पे कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर है, और ऊपर जो है इसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है? वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो ये जो डिप्लेशन की बात कर रहे हैं, ओजोन डिप्लेशन की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो इसकी प्रेजेंस होती है ओजोन की, उसी को मिटना हटना हम लोग, ये जो हो गया एक प्रॉब्लम हो गई है जिसको हम लोग कह रहे हैं ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अब जानेंगे कि ये ओजोन प्रेजेंट कहाँ और कितनी मात्रा में होती है। तो ये जो O3 होती है ये प्रेजेंट कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, लगभग 19% ओजोन, ठीक है। 19% ओजोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और बाकी का जो भी बचता है लगभग 10% कह लीजिए, वो प्रोड्यूस होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि अच्छा, ये ओजोन जो हम लोग प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, जब ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं, ये कैसी ओजोन है? गुड ओजोन है, ठीक है। और जब यही ओजोन जो है प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में, सबसे नीचे क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर ग्राउंड सरफेस से जब आप 10 से 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर दिखेगी, जहाँ पे कि आपको ओजोन लेयर की प्रेजेंस दिखती है लगभग 35 किलोमीटर तक, ठीक है। तो जब ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है? गुड ओजोन है। जब ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट रहेगी तो आप इसको क्या बोलेंगे? कि ये बैड ओजोन है। गुड ओजोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर से क्या होती है, यहाँ पे जो लेयर होती है, इस लेयर से यूवी, जो मान लीजिए सन है यहाँ पर, ठीक है, ये सन है और इस सन से लाइट आ रही है और इसको जाना है यहाँ तक, ट्रोपोस्फेयर तक या अर्थ के सरफेस तक आना है, ठीक है। तो अब यहीं पर ये जो ओजोन लेयर हमारी यहाँ प्रेजेंट होगी स्ट्रेटोस्फियर पे, ये ओजोन की जो लेयर होगी, ये यूवी रेडिएशन को यहाँ पर नहीं आने देती हैं, ठीक है। जो हार्मफुल, जो कि वो यूवी रेडिएशंस जिनका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है, ठीक है, उनको यहाँ सरफेस पे आने नहीं देती हैं, बचा लेती हैं ट्रोपोस्फेयर में आने से। इसीलिए हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है? वो गुड ओजोन है। लेकिन वही ओजोन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर थोड़ी से ऊपर में, लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो बैड ओजोन है। क्योंकि ये जो ओजोन है ये क्या होती है? टॉक्सिक होती है। जब अर्थ के सरफेस पे होती है ये हार्मफुल होती है। किसके लिए हार्मफुल होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या होती है? ये हार्मफुल होती है, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये बन कैसे रही है इन दोनों सरफेस पे, ठीक है। तो ओजोन इतना तो समझ में आ गया कि ओजोन क्या है? एक तरह से वो गैस है जो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या एक ऑक्सीजन एटम मिलके ओजोन को बनाता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, और जो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। ये तो समझ में आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें भी क्या होते हैं? कुछ रिएक्शंस होते हैं,
ठीक है, जैसे कि ओजोन यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रही है, ओजोन बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गई, एक समस्या हो गई है। अब यहाँ पे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक समस्या हो गई है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि समस्या हो कैसे रही है। तो जब हम इन दोनों को हम लोग देखेंगे, किसको, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर है और दूसरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, इन्हीं लेयर को हम लोग और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, एक क्या होती है, NO होती है, NOx। NOx क्या है, ये नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्साइड्स है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जिसमें कि NO2 भी आता है, प्लस नहीं, NO2 भी होता है और NO भी होता है। NO2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और NO का हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। और भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, लगभग 7 हैं, लेकिन हम इन दो की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक होता है VOC होता है, जिसको बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ पे क्या होते हैं, ये तो दो चीज़ आप लोग को देखिए, ये जो VOC हैं और ये NOx है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ये कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अर्थ पे जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ठीक है, इनका जो धुआं है, ठीक है, उससे नाइट्रोजन आ रहा है, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ रहे हैं, प्लस जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ से भी क्या हो रहा है, जो अनबर्न हैं, जो कि अच्छे से जले नहीं हैं, उनका जो धुआं आ रहा है वो भी एटमॉस्फेयर में आ रहा है। प्लस कुछ ट्रीज़ हैं, ठीक है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गए ना, हाइड्रोजन और कार्बन के मिले हुए, ये भी जब जलते हैं तो अच्छे से जलते नहीं हैं, जिससे कि क्या होते हैं, VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से, दो तरह से क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, और क्या आ रहा है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो अब ये जब ट्रोपोस्फेयर में कौन कौन, NO2 और VOC जो हैं, ये क्या हो रहे हैं, NOx, ठीक है, या कह लीजिए VOC भी कह लीजिए, ठीक है, VOCs, ये क्या हो रहे हैं, जब इससे लाइट पड़ रही हैं, तो इनसे क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, फोटो केमिकल, ठीक है, स्मॉग बनाते हैं, जिससे कि ओजोन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं NOx का भी फॉर्मेशन का जिम्मेदार ह्यूमन बीइंग है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का भी जिम्मेदार कौन है, इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है। कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं, जैसे अगर ईस्ट में जाएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जहाँ आग लग जाती है अगर, तो वो अच्छे से जलते नहीं हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं VOC का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ओक है, यूकेलिप्टस है, आइसोप्रीन, कुछ इस तरह के मतलब एल्किल जो कंपाउंड्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या करती हैं, दूसरे चीज़ों के साथ मिल के क्या करती हैं, ऐसे कुछ बना देंगी कंपाउंड, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग बना देती हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। ऊपर क्या होती है कि जब अर्थ पे क्या हो रहा है, जब AC चल रही है या फिर कोई रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ठीक है, इन सब का जो धुआं है कहाँ पे जा रहा है, ऊपर वाले सरफेस पे जा रहा है। किसमें, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर था इस पे जा रहा है जब, तो यहाँ पे CFCs हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्या होती हैं, अब यहाँ पे तो सन है ना ऊपर, तो यहाँ सन से जो भी जो क्या हो रही है, लाइट आ रही है ना, फोटोन आ रही है लाइट, तो इस लाइट में क्या होंगी, एक अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो आपने क्या देखा होगा कि IR होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशंस होती हैं, और उसके बाद इधर क्या होती हैं, UV रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इधर जो है, जैसे जैसे हम लोग इधर आते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, और जैसे हम लोग इधर जाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, किस हिसाब से होती है, E = H/μ क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है अपॉन लैम्डा होगी। ठीक है, तो ये जब लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या होगी,
कम रहेगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो ह्यूमन की जो सेल होती हैं वो डीएनए पे जाके न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। और ये जो म्यूटेशन होता है ये क्या करेगा, फिर कहीं ना कहीं से वो हार्मफुल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि अभी इसमें और भी बताना है। ये तो इतनी सी बात थी जो यहाँ पे बतानी ज़रूरी थी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो होगा UVA होगा, UVA, UVB और ये होगा UVC होगा। ठीक है, 3 तरह की UV होंगी। मान लीजिए कि यहाँ 100 से लेकर 280 तक हो गया, और फिर यहाँ 220 से लेकर 400 तक। ठीक है, तो ये जो 100 से 280 तक UVC है, 280 से 320 तक UVB है नैनोमीटर, और 320 से लेकर 400 नैनोमीटर तक क्या है आपका, यहाँ पे UVA है। तो UVA तो डीएनए के सिंथेसिस में काम आता है, इसलिए ठीक है। UVB है जैसे कि स्किन डिजीज़ होती है, कैटरेक्ट वगैरह होता है, मोतियाबिंद। और UV जो C होती है ये बहुत ही लीथल होती है, ये डीएनए पे जाके सीधे उसको टारगेट बनाती है, वहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स को डैमेज करती है। तो अब क्या होगी, जो फोटोन की वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, जैसे UV रेडिएशन होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगी, लाइट आएगी, और यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ही क्या करेंगे, फिर ये कुछ क्लोरीन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, कुछ फ्री रेडिकल्स भी बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि CH4 है, C को 4 कार्बन से मिलना था, लेकिन वो उसको 3 ही कार्बन मिला, और एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे, CH3। अब एक अनपेयर्ड जो रह गया उसको ऐसे डॉट से डिनोट करेंगे, जो कि अब ये जो है फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव हो गया। अब ये दूसरी चीज़ों के से जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बनाएगा, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होगा। तो अब ये जो क्लोरीन रहेंगे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो जो ओजोन प्रेजेंट है किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अगर उनको एक ऑक्सीजन और मिल गया तो ये तोड़ के क्या बनाएंगे, ये जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को, ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ओजोन का फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ लेयर जो है यहाँ पे होल हो जाएंगे। तो अब जो है ये यूवी जो रेडिएशंस हैं जो सन से ऐसे आ रही थी, वो क्या होंगी, नीचे की तरफ ऐसे आने लगेंगी, और UVC से सामना करना होगा। और ये जो UVC जो है वो बहुत ही क्या है, लीथल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ओजोन का डिप्लेशन में रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं से अगर ओवरऑल देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग ही है, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता हो, चाहे वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता हो, चाहे वो AC या रेफ्रिजरेटर से CFC प्रोड्यूस करता है। इन सारी चीज़ ह्यूमन एक्टिविटी से ही क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओजोन का यहाँ पे डिप्लेशन किस तरह से टूट रहा है, और यहाँ पे किस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको बतानी है, और वो क्या बतानी है, वो ये बतानी है कि NO2 जो होता है, NO2 जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ओजोन का फॉर्मेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ओजोन बनाएंगी। और जो है कि NO जो होता है कहीं ना कहीं से ये फिर से O3 को क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ऐसा देखा गया था, एक स्टडी किया गया कि सुबह से लेकर शाम तक, और देखा गया कि जो गैसेस का जो लेवल है, तो जैसे जैसे दोपहर के टाइम में NO2 बढ़ रहा था, तो उसके थोड़ी देर बाद ही ओजोन का लेवल जो था वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सुबह सुबह चूँकि व्हीकल्स ज़्यादा नहीं चलती हैं तो उतना NO2 नहीं प्रोड्यूस होता है, तो ये कम था, तो ओजोन कम था। लेकिन जब NO2 ज़्यादा होता है तो ओजोन की भी लेयर का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद इनको रोकने के लिए भी जो है प्रोटोकॉल लाया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में आया था, और 1989 से क्या हुआ था, वो शुरू हुआ था, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कि ओजोन प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन की जो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया था, जो कि सारे जो देश होते हैं वो साइन करते हैं और बताते हैं कि 2030 तक या किस ईयर तक हमें कितना कम कर देना है, ठीक है। और जो है इसमें बताने वाली जो चीज़ थी वो थी इनके लेयर की यूनिट के बारे में, जो कि क्या थी, DOBSON यूनिट, ठीक है। ये ओजोन की थिकनेस को बनाती है, ठीक है। यूनिट है ये एक डॉप्सन, जो कि ओजोन की लेयर को हम लोग इस यूनिट में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, यही मेन चीज़ था जो था। और NO2 की रिएक्शन एक बार ऐसे देख लिए, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जो है इसमें से जब रेडिएशन आती हैं तो NO बनाती हैं, प्लस एक ऑक्सीजन एटम भी टूटेगा। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन ये बचा, ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, जो ऑक्सीजन एटम है इसके साथ होगा। मान लीजिए M क्या है, एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस हो, अब ये क्या बनाएगा, O3 बना देगा। और इस तरह से ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं से आप क्या देख रहे हैं कि NO2 क्या बनाया, NO2O3 का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और अब ये देखिए कि NO किस तरीके से फिर उसको ले आता है वापस। NO क्या करेगा, ये जो NO था ये NO, और ये क्या करेगा, ओजोन के साथ मिलेगा और बनाएगा NO2 बनाएगा, प्लस O2 बनाता है। फिर से ये क्या कर रहा है, NO जो है ओजोन को फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड किस तरह ओजोन को फॉर्मेशन करने में और उनको तोड़ने में किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे ही मीथेन भी कहीं ना कहीं से HCl को, जैसे HCl बनता है ना, क्लोरीन बनेगा, तो वो क्लोरीन फ्री नहीं बनने देगा, जो मीथेन गैस होती है वो HCl बना देगा। तो जब क्लोरीन फ्री नहीं रहेगा, रेडिकल नहीं फॉर्मेशन होगा, तो वो ओजोन की लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर में तोड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मीथेन चूँकि एक ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से उसको बनाना सही, मतलब उसका लेवल होना सही नहीं है ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ओवरऑल ओजोन लेयर को बचाने के लिए ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो वो डेली लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फ्यूल का, ठीक है, कार वगैरह में जो लगाई जा रही हैं, जो लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, जो प्रदूषण हो रहा है, वो ओजोन को कहीं ना कहीं से लेयर को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। और ये ओजोन लेयर जब ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादा होने लगेंगी, तो वो कैंसर होगा, बहुत सारे डिजीज़ होंगे, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और जो एक चीज़ और बतानी थी, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो रिएक्शन हो रही थी, वो लो वेवलेंथ की जब लाइट पड़ती है तभी वो ओजोन टूटती है, ठीक है। और वो लो वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो आपको ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि नीचे तो वो आ नहीं पाती है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स थे, ये सारी चीज़ें थी। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आप प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।